ये सर इससे ऊपर। हम्म, हाँ सर ये वाला। हो गया। हाँ सर। चलो, तो थोड़ा सा है ना पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आता हूँ, फिर बाद में अपने वो स्टार्ट करेंगे। ऑल दो तुमने पढ़ लिया है फिर भी। ओके, अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन पोटेंशियल एनर्जी? क्या होता है डेफिनेशन? Sir, it is the potential energy in a body. It is the energy in a body by virtue of its position or orientation. यस, सही है ना? तो ये तो इसका कप ने वो हो गया, डेफिनेशन हो गया। इसको मैंने क्या बोला कि एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम ड्यू टू यू कैन से स्ट्रक्चर, भाई जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा फॉर्मूला? तो अगर मैं लिखना चाहूं कि इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ नंबर और फॉर्मूला, तो इसकी जो वो बनती है, जो बनेगी डेफिनेशन, वो हो जाएगी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू क्रिएट और आपने वो क्या लिखा है, ड्यू टू? स्ट्रक्चर, ओके। ठीक है ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू क्रिएट और चेंज द सिस्टम। मतलब कि किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी कि उसको ऐसा बनाने के लिए हमने कितना वर्क किया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास में अपना ग्राउंड है, इसको मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट को बोल दिया पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। भाई हमको भी रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है, तो इसको हमने 0 बोल दिया। अब यहाँ पे एक रखा हुआ है बॉक्स, इसका मास है m, तो इसके पास में कितनी एनर्जी है? 0, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है ना। अब थोड़ी देर बाद में इस ब्लॉक को मैं यहाँ लेके आ गया, ये हाइट है मेरे पास में h, तो बताओ इसके पास में एनर्जी कितनी है अभी? mgh। mgh। ये mgh तुमने कैसे निकाला? ये निकालेंगे कि इस ब्लॉक को यहां से यहां पे लेके जाने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है। तो अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, इसके ऊपर यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? mg। हमको ऊपर लेके जाना है तो हमारा फोर्स कहाँ की तरफ होना चाहिए? ऊपर की तरफ। और अगर मुझे इसको स्लोली लेके जाना है ताकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आए नहीं, सारी एनर्जी कैसी आए? पोटेंशियल। तो हमारे में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mg। और मैं फोर्स भी ऊपर लगा रहा हूं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल कितना आएगा? mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारा का सारा जो वर्क डन था, जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल था, दैट वर्क डन हैज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम को, ये देखो ना, ये एक हमारा न्यू सिस्टम है, ये हमारा ओल्ड सिस्टम है। इस सिस्टम से इस सिस्टम में कन्वर्ट करने, बोला क्रिएट और चेंज करने के लिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ने जो भी वर्क किया दैट हैज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, ओके, सपोज ये है इसका का नेचुरल लेंथ, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू 0। तो ये तो इसका इनिशियल पोजीशन है, और थोड़ी देर बाद में जब मैंने इसको देखा तो ये यहां आ चुका था। सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस है x0,
तो बताओ इसकी यहाँ पे एनर्जी कितनी है, कैसे निकालोगे? सर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। क्यों क्यों वो क्यों है? सर वो हम पहले अज्यूम करते हैं कि जो मास है वो dx डिस्टेंस बहुत छोटा सा हाँ डिस्प्लेसमेंट देखो, देता है और फिर अब हम इंटीग्रेट किया। अब हम यहां से आएंगे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टू क्रिएट द सिस्टम। एक एक्सटर्नल आदमी आया, एक आदमी यहाँ बैठा था, वो इस ब्लॉक को यहां से उठाकर यहाँ ले गया। तो देखते हैं उसने कितना वर्क किया। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x, तो स्प्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? यहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये तो आएगा kx। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ की तरफ होना चाहिए। तो हमारा एक्सटर्नल का वैल्यू कितना बन जाएगा? kx। और मेरा फोर्स भी इधर है और मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल कितना बन गया? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एंड दिस इज चेंज इन अपना पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज ये एक मेरे पास में स्प्रिंग है, यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉक, तो और ये इस हाँ ठीक है। अब देखो सपोज ये है इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये इसका इनिशियल है, इसको मैंने बोल दिया x1, ये इसके इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल जो इसकी है पोजीशन वो ऐसी है। यहाँ पर ये इसका नेचुरल लेंथ, यहाँ से इसका डिस्टेंस है x2। तो बताओ व्हाट इज द चेंज इन अपना पोटेंशियल एनर्जी? तो क्या करोगे? ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, यहां से यहां तक लेके जाने के लिए एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया? तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि एक्सटर्नल का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव आएगा। गधे, पॉजिटिव नहीं आएगा। फिर पॉजिटिव देखो, आएगा क्योंकि फोर्स और इस ब्लॉक को यहां से मुझे अच्छा, हाँ, यहां हाँ। लेके जाना है। सेम डायरेक्शन में। स्प्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? यहाँ की तरफ, ये है फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ की तरफ होना चाहिए? राइट हैंड साइड में। और हमारा ब्लॉक भी कहाँ पे जा रहा है? राइट हैंड साइड में। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर वो ऐसा होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल का, तो ये बन जाएगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, और इसी को बोलते हैं चेंज इन अपना पोटेंशियल एनर्जी। और यू कैन से u फाइनल माइनस u अपना इनिशियल। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। चलो, तो अभी इनके बेसिस पर मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। सपोज मेरे पास में एक ये है सर्कुलर ट्यूब, ये एक सर्कुलर ट्यूब है जो कि फिक्स है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो r है। एक स्प्रिंग इसमें लगा रखी है मैंने ऐसे, ये, और ये स्प्रिंग का क्या बन गया? नेचुरल लेंथ बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बॉल को यहां से छोड़ दिया। एक बॉल है, इसका मास है m, ठीक है। हाँ भाई, अब मुझे निकालना है दो चीजें, फाइंड मीन पोजीशन और दूसरा मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग। बताओ, मतलब कि मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो यहाँ कहीं आया, तो इसका मुझे ये एंगल निकालना है। ये हो गया मेरे पास में, मैं इसका मैक्सिमम थीटा, ठीक है।
ये यहाँ पे सपोज इसका वो आ गया, मेन पोजीशन आ गया। चलो करके बताओ। अरे कौन है, म्यूट करो भाई। हाँ ओके। हेलो सर। हेलो। हेलो, हेलो आवाज आ सर। रही है? यस सर। अरे मैं यार, अरे गीता मैम मुझे होस्ट बना दीजिए यार, आप होस्ट बन गए, कहाँ गए? रुको कॉल करते हैं उनको। क्वेश्चन तो हो गया ना सबका कॉपी? हाँ सर। अरे हाँ गीता मैम मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है सबको? और ये जो है ना इसका काम, ये यहाँ तक है मेन पोजीशन, एकदम यहाँ तक, जो अपना क्वार्टर सर्कल तक, और स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज हमको के दिया हुआ है, तो क्या करोगे बताओ? सर मीन सबसे पहले पोजीशन निकालना और कंप्रेशन अलग अलग कैसे हो जाएगा? क्या मतलब होता है मीन पोजीशन का, मतलब क्या होता है? मतलब उसका फाइनल पोजीशन ना, जब वेलोसिटी 0 होगी या कुछ और। ओके, और जब वेलोसिटी जब 0 होगी तो क्या मतलब इतना है कि उसके ऊपर सारे फोर्स होंगे? क्या सर, आवाज लैग हो गई आपकी। ओके चलो ठीक है, इसको करने से पहले मुझे ये बताओ, सपोज एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, सो फोर्स ठीक बैलेंस है, हो इसका जाते हो स्प्रिंग, पॉइंट पे। ओके, ये इसका नेचुरल लेंथ है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटेंशन और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अब हमने क्या किया, एक मास को यहां से हैंग किया है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है, नेचुरल मास m। अब इसको मैंने इस मास को छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, नीचे आएगा, तो यहाँ पे हाँ कहीं सर। आएगा मीन पोजीशन। क्या मतलब होता है मीन पोजीशन का? वेयर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मैंने बोल दी x0, तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, kx0, नीचे कितना लग रहा है, mg। तो यहाँ से x0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, mg/k। तो ये क्या है मेरे पास में, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है? नहीं, अरे नहीं सर। नो सर। इक्विलिब्रियम पे तो वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि इस पूरे ही इंटरवल में, इस पूरे ही इंटरवल के अंदर mg फोर्स जो है वो बड़ा है स्प्रिंग फोर्स से। भाई देखो ना, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना था, 0,
यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हमारा mg के बराबर हो गया। तो इस पूरे इंटरवल में mg फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्प्रिंग फोर्स। दैट मींस पार्टिकल क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो कैसी बन जाएगी, मैक्सिमम। अब बताओ इसके बाद में क्या होगा, अब उसकी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कहाँ की तरफ है, और नीचे की तरफ है। लेकिन अब जो स्प्रिंग फोर्स है इस इंटरवल के अंदर, स्प्रिंग फोर्स जो है वो बड़ा है mg से, क्योंकि उसका एक्सटेंशन बड़ा हो गया ना x नॉट से। तो पार्टिकल क्या होगा, स्लो डाउन होगा। तो स्लो डाउन होके यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन। बताया होगा ना ये तो, सर ओके। हाँ सर। है ना, बताया था ना जब वो करवाया लास्ट होगा क्लास कि में यही किया था। हाँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। मीन पोजीशन ये होती है, ये तुम्हारे पास में मैक्सिमम एक्सटेंशन है। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, मीन जैसे यहाँ पे लिख भी दूं, मीन पोजीशन का मतलब होता है एफ नेट 0, मतलब कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो करो अब इसके अंदर। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया था तो इस क्वेश्चन को करके बताओ। सर एक बार वो स्प्रिंग वाला स्लाइड दिखा दो ना। ये वाला, यस सर, ये वाला। तो ये चीज को थोड़ा फोकस करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन, और इसको तुम विजुलाइज भी कर सकते हो कि देखो ये है मेरे पास में इनिशियल पोजीशन ए, जब मैं ए से 1 पे जा रहा हूं तो उस पूरे इंटरवल के अंदर तुम ध्यान से देखो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमेशा ही छोटी है अपने में mg से। मतलब जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स है वो बड़ा है, डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है मतलब पार्टिकल स्पीड अप होगा। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा, जब मीन पोजीशन से मैं नीचे आऊंगा तो पार्टिकल का जो है ना रिजल्टेंट फोर्स है ऊपर की तरफ है, उसका वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। मतलब फोर्स एंड वेलोसिटीज आर ऑपोजिट, दैट मींस रिटार्डेशन होगा। तो पार्टिकल कभी ना कभी तो उसका वेलोसिटी 0 आता ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है mg बाई के, और इसकी वैल्यू कितनी आती है x मैक्सिमम 2 mg बाई के। इसके अंदर हम लगाते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो बताओ बताओ। सर नेचुरल लेंथ क्या है? ये यहाँ तक है ना, क्वार्टर तक है। यहाँ अच्छा तक ओके। मतलब कि 1/4 ऑफ द सर्कल जो है ना वो उसका नेचुरल लेंथ है। अब पार्टिकल देखो ऊपर से आएगा, अगर वो ऊपर से आ रहा है तो कंप्रेस करेगा वो स्प्रिंग को, हाँ सर। नीचे आके ना तो कंप्रेस करेगा, तो फिर स्प्रिंग नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। तो फिर देखो कि सर कहाँ पे mg इसमें फोर्स और 1 बैलेंस। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा क्या? नहीं क्योंकि नहीं, के कोई एक्स जरूरत चेंज नहीं हो है, रहा हमने होगा। कोई बात नहीं। देखो हमने वर्क पावर एनर्जी इसीलिए पढ़ा था ताकि हमको इंटीग्रेट ना करना पड़े, हम सीधा इनिशियल और फाइनल को लगा दें डायरेक्टली। हाँ सर।
अरे वो कहते हैं हो गया तुम्हारा वर्टिकल कहते सर्कुलर मोशन, हाँ सर हाँ वो हो सर। गया पूरा। वो कंप्लीट होता है, कहते हैं सर्कल कंप्लीट कब होता है कब नहीं होता है, √5 हाँ GL और सर ये वो। √3 GR 2G वो सब हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। फिर तो होने वाला है चैप्टर बस। सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बचा है। हाँ हाँ बस उतना ही बचा है ना, फिर पावर। सर पावर। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप बस एक बार शॉर्ट में जीरो पोटेंशियल लाइन बता दोगे प्लीज। ये है जीरो, मैंने बोल दिया कि देखो तुमको कौन किसके लिए अपने वो करना, डिफाइन करना पोटेंशियल जीरो, बताओ। वो तो हमारी मर्जी है। अगर तुमको सपोज मान लो इस वाले एग्जांपल में तुमने बोला कि सर करना है, तो मैं बोल दूंगा ये लो, यही मेरे पास में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाली, ये लो। तो अगर मैं उसकी के नीचे आऊंगा तो एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव, तो ठीक है इसको जीरो कर दो, नीचे वाले को नेगेटिव कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी है। ओके सर। सर स्प्रिंग बस के अंदर हाँ सर बस इसको एक रेफरेंस लाइन की तरह लेते हैं ना। यस यस ओके। तभी तो कहते हैं ना, जैसे कि स्प्रिंग के अंदर हम बोलते हैं कि व्हेन स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो स्प्रिंग के लिए कौन सा बन गया रेफरेंस फ्रेम, ये वाला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो किस किसने अप्रोच किया, सर मैंने तो पहले तो कंप्रेशन जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक जीरो होगा। देखो तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा है कि क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, जो मैक्सिमम वाली जो चीज है उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो ये लो, ये हमारा सर्कल बन गया, ये हमारे पास में बन गया इसका, ये इसकी सेंटर लाइन, ये हमारे पास में एक अपना वर्टिकल लाइन, ठीक है। सब कुछ अपने छोटा छोटा बनाएंगे, पॉइंट मास, तो ये अपना पॉइंट मास यहाँ पे था, स्प्रिंग यहाँ लगी हुई थी। तो पहली बात तो ये ब्लॉक यहां से आएगा ना, अब ब्लू वाले पाथ को देखना बस, यूं आ रहा है, जैसे वो यहां तक आएगा, ये पॉइंट मैंने बोला ए, ये पॉइंट मैंने बोला बी, फ्रॉम ए टू बी पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, मानते हो हाँ सर। भाई, क्योंकि mg फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ ही लग रहा है, और पार्टिकल भी कहाँ की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो पार्टिकल विल स्पीड अप। ओके, इसके बाद में क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ आएगा इस वाले पाथ में, सपोज यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे सी पे, बी टू सी में क्या होगा, स्पीड अप होगा या फिर स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन। नहीं स्पीड अप स्पीड होगा। अप होगा, क्यों, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन कम हो अभी जाएगा बस। हाँ, क्योंकि अभी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होना स्टार्ट ही हुई है, अभी उसका फोर्स बहुत कम है, ठीक है, तो वो mg से तो छोटा ही है, तो धीरे धीरे स्प्रिंग क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, ठीक है, उसका फोर्स बढ़ रहा है। तो यहां तक आते आते इस पॉइंट पे, इसको मैंने बोल दिया मीन पोजीशन। मतलब क्या हुआ मीन पोजीशन का, मतलब कि स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू अपना ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहां तक पार्टिकल क्या हो रहा था, स्पीड अप हो रहा था। तो मैं यहां तक एनालाइज करता हूं पहले, तो ये मैंने बना दी, लाइन बना दी, ये मेन पोजीशन।
ये एंगल सपोज हमारे पास में थीटा। अब मुझे बताओ इस पार्टिकल पे यानी कितने फोर्स लग रहे हैं? यहाँ की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। स्प्रिंग फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? टेंजेंट टेंजेंशियल। और कहाँ की तरफ, ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर। ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हो गया है। तो ये लो, स्प्रिंग फोर्स यहाँ की तरफ लगेगा। और सपोज ये तो कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन कितना होगा? जितना लेंथ उसका कम हुआ है। सर ठीक है, बूम पोजीशन पे सपोज कंप्रेशन हुआ ऐसे कैसे बोल सकते हैं? यार एक बात बताओ, जब स्प्रिंग यहाँ से और जब यहाँ पे आ जाएगी नीचे, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है मतलब एक्सटेंड हो रही है? हाँ सर कंप्रेस हो रही है। तो फिर कंप्रेस हो रही है तो फोर्स कहाँ की तरफ लगाएगी? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर। बाहर की तरफ। तो ये लो, उसने बाहर की तरफ फोर्स लगा दिया। ठीक है, ओके। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, देखो ये वाली लेंथ, इस लेंथ को अगर मैं बोल देता हूं x, तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो गया? x। तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? x। फाइन। हाँ भाई, यस ठीक है। हाँ तो बोलो भाई, बोलो। देखो मतलब एफबीडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी चलो और रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे फोर्सेस को बैलेंस करना है अलोंग द टेंजेंट, इस लाइन के अलोंग। तो बताओ इस लाइन के अलोंग हमारा मतलब mg का कंपोनेंट क्या आएगा? तो देखते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा। इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम मैं क्या लिखूंगा? kx शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा होना चाहिए ना। kx को mg के बराबर नहीं होना है, यहाँ पे mg cos थीटा के बराबर होना है ना। ओके, तो यहां से आ जाएगी तुम्हारे पास में x की वैल्यू। थीटा क्या है इसके लेकिन अंदर बताओ? थीटा नहीं पता ना। हमको पता है थीटा, थीटा की वैल्यू है x बाई आर। क्या होता है थीटा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तुमको रेडियस दिया हुआ था r, ये r है। यहां से यहां तक का लेंथ कितना दिया था तुमको? ये कंप्रेशन x है ना। तो क्या लिखूंगा? के एक्स शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा की वैल्यू x बाई आर। ये आ गया, रिलेशन आ गया। हाँ बताओ, कोई दिक्कत? नो सर हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हम मैंने रिलेशन बता सकते हैं बस, कि लाइक ऐसा कुछ है ना रिलेशन होगा। अगर वो हमको x की वैल्यू अपने दे देंगे तो हम ना फाइंड कर लेंगे। सपोज उसने बोला कि वो 45 डिग्री के ऊपर वो है ना इक्विलिब्रियम में आ गया, तो बताओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? तो हम क्या कहते हैं, थीटा की वैल्यू पे 45 डिग्री डाल देंगे, x की वैल्यू उसके हिसाब से आ जाएगी, तो हमारे पास में अपने k का वैल्यू आ जाएगा फिर। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अलग टाइप से आता है, हमको उसकी जो बेसिक चीजें हैं उनको एनालाइज करना है। अब बताओ इसके अंदर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो क्या करोगे? क्या मतलब होता है मैक्सिमम कंप्रेशन का? व्हाट हैपेंस एट मैक्सिमम कंप्रेशन? वेलोसिटी Velocity काइनेटिक zero. एनर्जी जीरो। भाई मतलब हुआ कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेस हो गई है और हो ही नहीं सकती, मतलब कि पार्टिकल रुक गया। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ मास शुड बी इक्वल टू 0। तो अब सब कुछ फिर से करेंगे, सब कुछ, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर पैराग्राफ एकदम अच्छा बन सकता है। ठीक है, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया था और मान लो वो यहाँ पे आके रुक गया, ये बन गया। यहाँ पे मैंने बोल दिया वेलोसिटी इक्वल टू 0। ये लो, ठीक है। सपोज इस वाले एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, तो ये हो गया कंप्रेशन। ये जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन की वैल्यू सपोज मैंने बोल दी x। ठीक है,
यहाँ पे अपना वेलोसिटी 0 हो गया। तो बताओ जब मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना होता है तो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? हम लगाते हैं एनर्जी फाइनल एनर्जी इक्वल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चलो देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे। एक तो अपना mg करेगा वर्क। mg पहले यहां था पार्टिकल, ये है पोजीशन A और ये आ गया यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो गया? ये तो हो गया r, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा r साइन थीटा। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग बस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, फाइनल भी कितना है? 0। फाइन, ओके। बताओ ग्रेविटी का वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फोर्स भी नीचे लग रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, तो क्या आएगा? mg r प्लस r साइन थीटा। ये तो हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटी। स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, यहाँ थी नेगेटिव और है। यहाँ तक नेगेटिव, -12k x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। बस हो गया। तो यहाँ पे लिख दोगे कि अपने पास तो थीटा का वैल्यू कितना है, x/r। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। सर सेम रिलेशन आया था टोटल एनर्जी इनिशियल हाँ, फाइनल करके। यस 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 यस। सर मतलब एनर्जी कंजर्वेशन सर ना? भाई उसको एनर्जी कंजर्वेशन बोल दो या उसको वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा बोल दो। मैं मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने तुमको कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बताया है। जब कंजर्वेटिव फोर्स बता दूंगा उसके बाद मैं एनर्जी कंजर्वेशन बता दूंगा मैं। हो गया क्लियर? किसी को कुछ डाउट? सर मुझे उसमें ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्प्रिंग का डायरेक्शन मतलब माइनस या किसमें? प्लस डालने में, स्प्रिंग फोर्स में, अरे तुम स्प्रिंग फोर्स एनर्जी ये में, बताओ सॉरी। तुम, रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंग की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो कंप्रेस हो या फिर वो हो। ये यहाँ पे है, ओके। बताओ। ये इसका नेचुरल लेंथ है। इसको मैंने बोल दिया एनर्जी 0। अब बताओ अगर इसको कंप्रेस करना है तो तुम्हारा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? यहां से यहाँ पे लेके आ गया, सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x0। बताओ जब तुम यहां से यहाँ लेके आओगे, तुमको मैंने बोला कि स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, तो तुम कहाँ की तरफ फोर्स लगाओगे? सर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ हो रहा है? अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव आएगा। तो हमारा वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो वेरी गुड। तो हाफ के x0 स्क्वायर, ये क्या बन गया, उसका एनर्जी बन गया। और ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं तुमको यहाँ लेके आना है, यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो बताओ क्या करोगे तुम? स्प्रिंग को पुल। पुश करोगे पुल करोगे? पुल करो। पुल। पुल करोगे। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ की तरफ होगा? सर बाहर की तरफ ही। बाहर की तरफ ही। तो जहां तुम फोर्स लगा रहे हो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी वहीं हो रहा है, तो हमारा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो उसकी एनर्जी भी कितनी बन जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव। तो स्प्रिंग की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। सर तो इधर माइनस साइन क्यों आया? कहाँ आया? इस अरे वो तो क्वेश्चन वर्क में डन लिखा है मैंने, वो तो मैंने वर्क डन लिखा है। वर्क डन दिस इज वर्क डन, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग ना। मैंने यहाँ पे इक्वेशन कौन सा लगाया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग का वर्क डन कैसा है बताओ ना? स्प्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगा रही है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? सर कहाँ पे? इस वाले केस के अंदर अपने, जब मैं यहां से यहाँ पे आ रहा हूं तो सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। और हमारा पार्टिकल कहाँ की तरफ आ रहा है? सर अंदर की तरफ, सो नेगेटिव। अंदर की तरफ। तो बताओ स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आएगा?
नेगेटिव। नहीं नेगेटिव तो हमने लिखा नेगेटिव, ओके तो वो सर। तो इस पे डिपेंड, वो देखो वो इस पे करता है डिपेंड कि तुम कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो, तुम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के लगा रहे हो या फिर तुम मतलब कि अपना एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो। तो अभी के लिए मैं वर्क डन बाय, ओके सर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स दिख रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग? हाँ यस 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 सर एक बार एनर्जी कंजर्वेशन वाले मेथड से भी बता दीजिए ना, काइनेटिक एनर्जी तो आएगा नहीं उसमें, पहले वाले में हाँ तो इनिशियल ग्रेविटी का पोटेंशियल वो एनर्जी 2 mgr आ जाएगा। डायरेक्टली इक्वेट हो जाएगा, हाँ सेम ही आ जाएगा सेम ही उसमें आएगा तुम। सर आपके उसमें एक्स ओके स्क्वायर। ओके ये यहाँ पे बताओ, ये यहाँ पे हमारे पास में एनर्जी में मैंने बोल दिया 0 है, ठीक है, और इनिशियल स्प्रिंग के अंदर भी कितनी एनर्जी है? सर 0 है। 0, तो ये लो, तो हमने लिख दिया 0, तो इनिशियल उसका पोटेंशियल भी 0 है, इसका पोटेंशियल भी 0 है। अब बात करते हैं फाइनल पोजीशन की। जब फाइनल पोजीशन में आ जाओगे तो स्प्रिंग में एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सर। लेकिन इस पॉइंट पे हमारा जो अपना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने इसको बोला है 0, तो तुम इस लाइन के नीचे आ रहे हो तो कितना आएगा? माइनस mg आर r प्लस आर प्लस साइन। r साइन थीटा। ये लो, अब बताओ इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में क्या क्या डिफरेंस है? सेम ही तो है, बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। सेम है। हाँ सर। सर मैं एक्चुअली सर्कल के बॉटम को एकदम 0 पोटेंशियल लाइन ले रहा था, तो मेरा वो mg2r हाँ आ रहा हाँ था। नहीं वो भी नहीं राइट है। तो अगर नहीं नहीं वो भी सही है, तुम अगर इसको लोगे 0 तो हमारे पास में इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी? mg इंटू 2r। हाँ सर। और ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? ये वाला ये है r माइनस r साइन थीटा। माइनस तो आर इस साइन पॉइंट की एनर्जी कितनी लिखोगे? सर इसकी वही लिखोगे mg r माइनस r माइनस साइन। r sin थीटा। तो वो काट तो कूट के वैसे ही आएगा। बात सेम है, चाहे तुम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस फ्रेम ले लो यूनिवर्स में, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्फीयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। तुम किसी भी पॉइंट को यूनिवर्स में रेफरेंस फ्रेम ले लो, तुम्हारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर विल बी हाँ सेम। सर वही समझ में नहीं आ रहा था गलती क्या हो रही थी, मैं एक्चुअली वो r माइनस r sin थीटा की जगह सिर्फ r sin थीटा ही कंसिडर कर रहा था, वो गलती हो गई थी। हाँ क्योंकि हमको तो इतना सारा पार्ट लेना है ना काम में। यस सर। ठीक है भाई, क्लियर सबको? बाकी लोग हाँ सर। ओके चलो। तो मतलब तुमको स्प्रिंग के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता थी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो जाएगा। अब मुझे एक दो क्वेश्चन और करके बताओ। जैसे हम इसी की बात करेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये आता है सब कोई? आता है ना? अगर इसमें तुमको तो कोई फोर्स ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेट F करना इक्वल पड़ेगा टू फिर। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये तुमको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और तुमको दिया हुआ है कि पार्टिकल का जो अपना इनिशियल पोजीशन था वो था x1 y1 और जो फाइनल पोजीशन है दैट इज x2 y2। तो हम वर्क डन कैसे लिखते हो? वर्क डन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक प्लस y1 से y2 एफ वाई इंटू डी वाई, ऐसे लिखते हैं। हाँ सर। सबको एवरीवन हाँ को भी सर। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। संजना कहाँ गई? संजना हाँ सर इधर ही हूँ। यस सर नो प्रॉब्लम। हाँ इधर हो ना, तो ये चीज याद है, राइट? ओके अब चलो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक अपना क्वेश्चन करके बताओ मुझे। सपोज एक फोर्स दिया हुआ है तुमको, एक फोर्स दिया हुआ है, वो है ए एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस ए वाई स्क्वायर एक्स जे कैप, ये एक फोर्स है। और एक
तुमको दिया हुआ है कि पार्टिकल को हमें ऐसे लेके जाना है। ये हमारे पास में ओरिजिन है, इसको हमने बोल दिया उसका इनिशियल पोजीशन ए। ये हमारे पास में वाई एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, इसको हमने बोल दिया ओ अपना ओरिजिन। तो संजना ने बोला कि मुझे यहां से जाना है, यहां से स्टार्ट किया, पहले मैं यहां गई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1,0, ठीक है, और फिर मैं यहां गई, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास में है 1,2a। तो उसकी हाइट कितनी होगी लाइन की, ऊपर वाली लाइन की? 2a 2a, ठीक है। तो संजना ने बोला कि मुझे यहां से जाना है, यहां से और यहां जाना है। तो पहले मैंने बोला कि वर्क डन कैसे, ओ से मैं गया ए पे, फिर मैं गया बी पे। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई? पहला पार्ट ये। फिर और कोई आया बंदा? ठीक है, किरण हो ना? यस सर। ओके, तुमने बोला नहीं अपने को यहाँ से नहीं जाना है, अपन तो ऐसे जाएंगे स्ट्रेट लाइन से। ये स्ट्रेट लाइन से गई। फिर हमको निकालना है वर्क डन, ओ से सीधा जाना है बी पे बाय स्ट्रेट लाइन। फिर इसमें निकालना है वर्क डन, ठीक है। फिर हमारे पास में एक और कोई आया, वो कहते नहीं हमको तो ऐसे भी नहीं जाना, हम तो ऐसे जाएंगे, इस पाथ से जाएंगे। और ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन हमको दी हुई है W3, हम O से गए B पे, लेकिन जो इक्वेशन हमारी है वो बन जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। किसकी इक्वेशन होती है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax? पैराबोला, हाँ पैराबोला। है ना। तो ये हमारे पास में 3 पाथ हैं, ठीक है। इसको हमने बोल दिया W1, ये हो गया W2 और ये हो गया W3। अब मुझे फाइंड करके बताओ कि तीनों पाथ के अंदर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली इक्वेशन में जो कर्व होगा वो कॉनकेव होना चाहिए ना ओरिजिन के तरफ, मतलब नहीं नहीं सर यार, वो क्यों? y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाले में इस शेप का रहता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में उसका उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि आपने y 90 डिग्री एक्सिस। अच्छा, शिफ्ट हो हाँ जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो उल्टा कर दो, मैं x का स्क्वायर कर दो फिर। तो इसमें कर दो, इसमें ये कर दो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ना? हाँ सर। नहीं, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करूंगा तो मतलब कि तो y अपॉन क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे x का तो ये बनेगा स्क्वायर, तो वहां पे स्क्वायर आना चाहिए, तो a स्क्वायर y अपॉन 2, ये हाँ सही है ना? पर थोड़ा सा ऊपर हाँ, जाएगा। तो इस बात से लेके जा रहे हैं ये। हाँ सही। तो ये हमारे पास में एक चीज है। बताओ इसके अंदर मतलब कि सारे पाथ के अंदर से निकालोगे? तो जो वर्क डन में वेरिएबल फोर्स है वो एक बार दिखाइए ना। तो ये तो आना चाहिए, बताया हुआ है।
सर पहले का 8/3 a⁻6 है क्या? ओके, और बताओ। सर पहले वाले में 8/3 इंटू a⁵ है क्या? यार मेरे को याद नहीं है, मतलब आंसर मेरे को नहीं पता, मैंने तो ऐसे लिख दिया रैंडम। तुम अपना आंसर निकालो और फिर लिखो। सर 1 मिनट और क्वेश्चन दिखाऊं? सर पहले वाले में 8/3 इंटू a⁵ है, दूसरे वाले में 3/2 इंटू a⁵ है।
चलो देखते हैं, चलो पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। किस किस का हो गया फर्स्ट पार्ट, मेरा हैंड रेज करो। हाँ भाई हैंड रेज करो, किस किस का हो गया। आदित्य, बस बाकी लोग, मोहित, ओम, यस सर। क्या हुआ? नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ बे? पता नहीं। पता नहीं, कैसे किया, अप्रोच कैसे किया बताओ। सर मैं उधर ही अटक गया, वो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कैसे करूंगा सोच के उधर ही अटक। चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहले हम करते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो है वो कुछ ऐसा है। तुमको एक चीज तो पता है कि वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में बहुत अच्छा काम होता है, अलग अलग सॉल्व करो, सबको ऐड कर दो। तो ये लो, ये वाई एक्सिस था, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, और हमें यहाँ से स्टार्ट करना था ओ पे, पहले हम यहाँ पे गए ओ से लेकर ए, ठीक है, और फिर हम ऊपर गए। बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए कोमा 0। तो देखो, अगर मुझे निकालना है वर्क डन फ्रॉम ए टू, नहीं, ओ टू बी, तो पार्ट 1 में मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन क्या हो जाएगा। मैं लिखता हूँ वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए, तो पहले मैं उसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया ओ टू ए तक, प्लस सर आपने वर्क डन, पहला पार्ट A to B दिया था। नहीं ना, पहले में क्या लिखा है, ओ टू ए टू बी। ओके सर, ना मैंने A to B कंप्लीट, सॉल्व किया। हाँ। तो ये देखो, तो पहले हमने क्या कर दिया, तो अपना हॉरिजॉन्टल पार्ट है पहले उसको सॉल्व किया, फिर हमने वर्टिकल को किया। तो देखो यहां से लेकर यहां तक बताओ हमारा जो है ना डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ हो रहा है। तो पहले मैंने निकाला वर्क डन ओ टू ए, ठीक है, फिर बाद में ऐड कर देंगे। ओ टू ए में हमको हमारा पता है क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई, ये होता है ना। हाँ भाई ओम, हाँ सर यही होता है, ओके। ये यहाँ पे मैं एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी तुमको, ए इंटू एक्स स्क्वायर वाई, राइट। तो ए Yes. तो अपना कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड वाले में क्या है, एफ वाई क्या है, ए इंटू वाई स्क्वायर एक्स, ए तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई। अब मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं? सर पहले O केस से में A. ए जीरो से से 0 से ए तक और दूसरे केस ओ में टू ए, ओ टू ए पे जाने पे क्या मेरे ये जो है dy कुछ है, dy का मतलब क्या होता है, चेंज इन y। तो क्या चेंज इन y कुछ हो रहा है? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं, तो इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगी, 0, जीरो। राइट। ओके, अब इसकी बात करते हैं। जब इसके अंदर लिमिट क्या आएगी 0 से a, देखो ना यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू a है। अब बताओ जब मैं इस लाइन के अलोंग जा रहा हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0 0। तो मतलब कि जब y की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0। Zero. और सी 0 है तो ये मतलब कि वर्क डन कितना बन गया, 0 0। अब आगे आते हैं भाई, ये तो उसका एक ही पार्ट हुआ ना, सेकंड पार्ट भी तो निकालना है। तो अब मैं निकालता हूँ वर्क डन ए टू बी, सेम चीज लिखोगे फिर से, शॉर्टकट नहीं मारना है, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई। अब बताओ व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग dx का वैल्यू कितना आएगा, 0, Zero. बिकॉज आई एम मूविंग ओनली अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट तो x में है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स, या फिर चाहिए तो सब कुछ लिखो, फोर्स लिखो पूरा,
तो ए एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी वाई। इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा 0। क्यों? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आगे आते हैं जो सेकंड वाला जो उसका हिस्सा है उसके अंदर, तो उसमें क्या है ए तो बाहर आ गया। ये क्या है डी वाई, क्या इसकी वैल्यू 0 है? नहीं, y इज नहीं। चेंजिंग, तो सब कुछ सही है y। अब यहाँ भी क्या है dy है, यहाँ भी y है, इसको मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। सर सर लेकिन आप यहाँ एक पे मिनट क्वेश्चन दिखाओगे? ये रहा। सर और x की वैल्यू a है तो फिर वो भी बाहर आ जाएगा। यस। डन सर। अब देखो, जब मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा हूँ, इस पाथ के अलोंग a से b के अलोंग जा रहा हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? a। और वो कैसा है? कांस्टेंट है वो तो, ठीक है ना? कहाँ गया बे? हाँ, तो मैंने उसको कर दिया a। तो क्या बन जाएगा ये, मतलब a स्क्वायर तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ y? वो y स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहाँ तक जा रहा है? 2a तक। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? y क्यूब बाई y 3 क्यूब बाई 3। लिमिट क्या आएगी 0 से 2a। 2a, तो क्या बन जाएगा 8/3 a की पावर a raised to 5। 5। ये यस सर यही आया। तो टोटल जो हाँ, वर्क डन आएगा o से a से b, वो क्या बन जाएगा 8/3 a की पावर 5। हाँ भाई बताओ, सबको समझ में आया? हमको स्टेप बाय स्टेप करना है, हमको हर चीज पे देखना है कि कौन सी वैल्यू 0 हो रही है, कौन चेंज हो रहा है, कौन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? यस। सेकंड वाला बताऊं? पार्ट 2? चलो ठीक है, पार्ट 2 बताता हूं। पार्ट 2 के अंदर क्या बोला गया था हमको? सर वो कि हमको स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप फॉर्म से। यस। ये देखो, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये मेरे पास में वाई एक्सिस। मेरे पॉइंट को ऐसे जाना है इस लाइन के अलोंग। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है a, 2a। तो बताओ उसका स्लोप कितना बन गया? सर y is equal to 2 आ जाएगी इक्वेशन। उसका स्लोप बन जाएगा 2। तो उसकी y इक्वेशन क्या equal to बन जाएगी? 2x। इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 2a। 2x। अब देखते हैं, अब हमको पता है वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल fx इंटू डी एक्स प्लस fy इंटू डी वाई, ये होता है बस। ठीक है? अब देखो, इसमें अगर मैं इस लाइन के अलोंग जा रहा हूं तो मेरा dx भी चेंज हो रहा है और dy भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो कोई 0 नहीं होगा। अब मैंने फोर्स लिखा, मैं fx की वैल्यू क्या थी, कहाँ गया, a इंटू एक्स स्क्वायर वाई ना, तो a बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी वाई। अब लगाते हैं लिमिट, कहां से स्टार्ट हो रहा था x 0 से a, देखो ना उस पॉइंट पे x की वैल्यू, और ये 0 से 2a। अब देखो, पहले वाले पार्ट में जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट तो है x, और यहाँ पे क्या आ गया y। तो अब मैं क्या करूंगा कि y को चेंज कर दूंगा। सर सब्स्टिट्यूट करो। तो जब मैं इस लाइन के अलोंग जा रहा हूं तो व्हाट आई कैन राइट y, y इक्वल टू क्या है 2x। तो मैंने लिखा कि a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स प्लस a वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x को रिप्लेस करना है, मतलब x को मैं क्या लिख सकता हूँ y बाई 2 इंटू डी वाई। तो क्या बन जाएगा ये 2a एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस a बाई 2 वाई क्यूब इंटू डी वाई। अब लगा देते हैं लिमिट 0 से a 0 से 2a। इसके बाद तो कर लोगे? हाँ भाई, यस सर। हाँ सर। तो सिंपल इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा a की पावर x 4 बाई raised to 4 प्लस ये बन जाएगा a बाई 2 y की पावर 4
ठीक है, 16 तो 4 वो by 4 y की पावर 4 मतलब कि 2a की पावर 4/4। तो क्या आएगा आंसर? सर a 3 की by 2 पावर into a to the power 5। ये 2 2 सर वो 2 सीधे a to the power 5 हो जाएगा सेकंड वाला जो टर्म। हाँ नहीं भाई, वहां पे एक नहीं, a एक to 2 5 बचेगा ना, 2 2a to बचेगा 5 आएगा। तो 5 a की पावर 5 बाय। अच्छा हाँ सर वो एक मिस हो गया थोड़ा। हाँ सर यही आया। ठीक है, तो हमको अब देखो, पहले वाले के अंदर आंसर अलग आया था, दूसरे वाले में आंसर अलग आया। तो मतलब कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, अगर मेरा पाथ अलग अलग है, तो मेरा वर्क डन अलग अलग आ सकता है। पाथ फंक्शन है। आ सकता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वर्क जो है दैट इज ए पाथ फंक्शन। अब जो मतलब थर्ड पार्ट है उसको, अब उसको तो आराम से कर लोगे ना, वहां तो तुमको इक्वेशन दिया हुआ है। Yes, हाँ जैसे सर। यहाँ पे हमने लिखा था y इक्वल टू 2x, वहां तो मैंने तुमको लिखा ही हुआ था कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको अपने आप सॉल्व करना। जो थर्ड पार्ट है वो तुम्हारा होमवर्क है। तो इन सब चीजों से हमने कंक्लूड किया कि वर्क जो है इस पाथ फंक्शन, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन द पाथ, कि तुम कौन से पाथ से पार्टिकल को लेके जा रहे हो। अगर फोर्स की वैल्यू तुम्हारी सेम भी है तो भी, ठीक है, सर इधर तो डिपेंड्स ऑन फोर्स पाथ फंक्शन। वेरिएबल था ना। हाँ, और यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नॉट ऑलवेज, कंपल्सरी नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा हो। ठीक है, अब एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि अब ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर एक पार्टिकल को अर्थ से, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने, एक पार्टिकल है ये m, इसको उठा के मैं यहां तक ले गया, यहां तक ले गया, ये हाइट h, तो बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या आएगा? ये यहां से यहां तक आने में स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकली डाउनवर्ड, mgh mgh। भाई फोर्स तो mg हो गया, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, और उनके बीच में एंगल कितना है? 0। हाँ सर। ओके चलो ठीक है। फिर ये उतनी ही हाइट का मैंने एक इसको ले लिया, इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक है, ये एंगल थीटा, और एक ब्लॉक को यहां रखा हुआ था, यही वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक इस लाइन के थ्रू यहां तक आ गया। तो बताओ इसके अंदर क्या आएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी? सर mgh आएगा। क्यों? हम कहेंगे देखो, फोर्स कहां की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, mg। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये जो लाइन है h इसकी, ये बन जाएगी h बाई साइन थीटा। ठीक है, एंड ये जो मतलब ये हमारा एंगल कितना है? ये 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे? फोर्स कितना है? mg। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट h बाई साइन थीटा, और क्या आता है? कॉस आता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया? mg h। तो बताओ अगर एक पार्टिकल सेम हाइट से नीचे आ रहा है तो वर्क डन तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया है। तो यार देखो, पहले वाले पार्ट में भी उतना ही आया, दूसरे वाले पार्ट में भी उतना ही आया। फोर्स कांस्टेंट था ना। यस, फोर्स कांस्टेंट था। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर कांस्टेंट फोर्स होता है,
कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। सो द वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तुम कहीं से भी लेके आओ वो उतना ही होगा। ओके चलो आगे आते हैं। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। सपोज ये हमारे पास में एक पहाड़ कुछ ऐसा, ये हाइट तुमको h दी हुई है और ये जो है ना अपना डिस्टेंस ये तुमको दिया हुआ है l, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा रैंडम है, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं। एक और फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है यहाँ पे म्यू। एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जिसका मास है m, और हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F, और F जो है ना वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। F इज such that block always move with constant speed। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस हमेशा ही कैसे हैं, बैलेंस है, ठीक है ना। और वो हमेशा सरफेस के अलोंग लग रहा है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी, और तुमको अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है म्यू, क्योंकि स्लिप कर रहा है ना, स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, मैक्सिमम, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, म्यू इनटू एन। नॉर्मल। हाँ तो बताओ चलो इसमें वर्क डन कितना आएगा। अब इसको बोलने की हम लोग क्यों, जो स्टेटमेंट के और भी होते हैं तरीके, कि F इज सच दैट ब्लॉक इज गोइंग अप स्लोली। स्लोली जा रहा है मतलब क्या हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब क्या हुआ, पार्टिकल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा बैलेंस है, बस वो स्लोली स्लोली चल रहा है। चलो करो बताओ। वेरिएबल फोर्स होगा ये, इतना तो मानते हो ना, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, हो हाँ सकता है सर। मैग्नीट्यूड भी चेंज, तो करो।
कौन बताएगा? आंसर एफ के टर्म्स में ही बोलना है ना? नहीं 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 नहीं, एफ तो आएगा ही नहीं ना। एफ तो हमको को पता ही नहीं एफ की वैल्यू कितनी है। एफ तो हमको पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एफ जो है भाई, मैं एफ ऊपर की तरफ लग रहा है तो जो भी फोर्स जो है ना और नीचे की तरफ लग रहे हैं उनके बराबर है वो, क्योंकि स्लोली है, स्लोली लेके जाना है ना। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर इसमें ऐसा एनालाइज बोल करो कि तुमको हाँ सर ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ थीटा वेरिएबल है और उसकी वजह से एफ को भी इफेक्ट कर रहा है। वेरिएबल होना पड़ेगा। यस। तो देखो किस ये तो मानते हो कि सपोज हमने एक्सिस बना दिए, इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का जो ये है ना डिस्प्लेसमेंट है, सपोज इसको मैंने बोल दिया डी आर। जो डी आर हो रहा है उसमें एक्स कंपोनेंट भी आएगा, वाई कंपोनेंट भी आएगा। ये हो हाँ गया सर। डी वाई और ये कितना हो गया डी एक्स, और ये एंगल सपोज मैंने थीटा बोल दिया, राइट। तो जो मेरा फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो कहाँ की तरफ लग रहा है? इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है ना, डी आर के लॉन्ग लग रहा है एफ। तो इसके पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहे होंगे उसकी वैल्यू इसके के अपने बराबर होनी चाहिए, दोनों के बराबर। हाँ और सर। हमारा एंगल भी कैसा वेरिएबल है। तो चलो मैं देखता हूँ कि कैसे। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे एक वो जो ये है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास है सेगमेंट हो गया एक छोटा सा एलिमेंट इसका। लिए ना।
हाँ इस सेगमेंट को जूम करके देखा मैंने, पूरा फुल जूम करके, तो ये कुछ ऐसा बना। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये मैंने बोल दिया dr। ठीक है, जो मेरा फोर्स लग रहा है वो तो इसी लाइन के अलोंग लग रहा है f, राइट। तो हाँ अगर मैं सर। वर्क डन लिखना चाहूं, वर्क डन बाई f, तो dr और f दोनों ही कैसे हैं, टेंजेंशियल हैं, तो एंगल तो 0 बन गया। तो वर्क डन कितना होना चाहिए, f इंटू dr, राइट। हाँ भाई, यस यस सही है, ओके। अब ना ही हमको f की वैल्यू पता है, ना ही हमको dr की वैल्यू पता है, और ये एंगल सपोज थीटा हो गया। अब मैं सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मास यहाँ पे रखा हुआ है, जब यहाँ पे ये मास है, तो यहाँ की तरफ क्या फोर्स लग रहा है उसका, mg। उस mg के कंपोनेंट करेंगे, तो यहाँ की mg तरफ क्या sin आएगा, थीटा ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ की तरफ आता है mg mg cos cos थीटा, और यहाँ की तरफ क्या आता है mg sin sin। थीटा। याद है ना इंक्लाइन प्लेन पे, ओके। हाँ सर। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ ही, इधर नीचे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा। cos थीटा, सही क्योंकि इतना बन गया था। जो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं कह सकता हूं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमेशा इन दोनों के समेशन के बराबर रहेगा, क्योंकि स्लोली लेके जाना है ना, तो ऊपर के फोर्स इक्वल टू और नीचे के फोर्स, हाँ सर। है ना। ठीक है, तो मैंने लिखा कि जो वर्क डन है दैट शुड बी इंटीग्रेशन, क्योंकि सब कुछ हमारा वेरिएबल है। तो फोर्स को ना किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इनटू क्या आएगा, dr, है ना, dr dr, ओके। अब मैंने म्यू mg कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, ये और ये बन जाएगा dr इंटू cos थीटा प्लस यहाँ पे मतलब mg भी कैसा है, कांस्टेंट है, अंदर क्या बनेगा dr इंटू साइन थीटा। अब देखो ये है dr, ये इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ये मैंने बोला dx, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो बताओ dr cos थीटा क्या बन जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, dx by dr dx by dr dx बन बस ना dx ही, dx प्लस ये बनेगा mg इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन तो आता ही है, डायरेक्ट ही हो जाएगा ना। हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं, dx मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमारे पास कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x l l, ये देखो हाँ, ना पूरा। जब मैं इस पॉइंट से यहाँ पहुंच जाऊंगा तो इसके, अगर मैं इसको ओरिजिन बोल दूं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, l इंटू एच, तो ये बन जाएगा म्यू mg इंटू एल प्लस mg इंटू अब dy, डिस्प्लेसमेंट इन y y डायरेक्शन। direction h। तो ये हमारे पास में बन गया वर्क डन बाय फोर्स F। तो कभी कभी चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं है। तुमको फोर्स दिख रहा था लेकिन फोर्स एक्चुअल में कुछ था ही नहीं। ठीक है, हाँ सर, तो हमको क्वेश्चन के अंदर, मैं तुमको पहले बोल रहा हूँ कि अब जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर तो हम फॉर्मूला लगाते थे, आंसर आता था। नाउ अब वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब हमको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ, देखो कि अगर तुम उस ब्लॉक की जगह पे तुम होते तो तुम्हारे साथ में क्या क्या हो रहा होता, कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा होता, तुम कहाँ जा रहे होते, कहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, वाई में हो रहा है, एक्स में हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, सो मेनी क्वेश्चन। और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हर जगह काम में आएगा, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, हर जगह पे ये काम में आएगा। और घुमा फिरा के एक ही लाइन काम में आती है, ये चीज कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर तुम कहां तक पहुंच गए थे और कहां पे अटक गए थे। सर वो आप इंटीग्रल से रिपीट कर सकते हो क्या? तो मैंने इंटीग्रेशन किया,
ये यहाँ से ना, तो देखो नो सर, हमने आपने बोला एफ कि इक्वल पार्टिकल टू को, बताया था। हाँ वही, तो देखो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, देखते हैं कि है ना, और नीचे की तरफ वाले फोर्स कौन कौन से हैं। तो नीचे की तरफ एक तो mg sin थीटा है, और फ्रिक्शन भी लगेगा, हाँ सर। है ना। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। न्यू एन। तो हमने पहले फाइंड आउट किया नॉर्मल फोर्स, तो हमने देखा कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा। तो टोटल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना हो गया, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। इसकी वैल्यू f के बराबर होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? दोनों इक्वल होंगे तो ही तो पार्टिकल स्लोली जाएगा, ताकि हाँ उसका सर। एक्सेलरेशन 0 रहे। तो मैंने जहां पे मैं f लिखा हुआ था वहां पे इन दोनों का एडिशन करके लिख दिया। अब मैंने अलग अलग कर लिया, तो पहले वाले इंटीग्रल के अंदर म्यू mg बाहर आ जाएगा, क्योंकि म्यू भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, dr cos थीटा। वैसे ही जो आगे वाले टर्म है उसमें बचेगा dr sin थीटा। अब ऊपर वाले उसमें देखो डायग्राम के अंदर जो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया था, dr तो हाइपोटेनियस है और हाँ थीटा सर। तुमको हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, तो dr cos थीटा क्या बन जाएगा, dx, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैंने dx लिख दिया। dr sin थीटा बन जाएगा dy, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। ठीक है, तो वो dy बन गया। अब इसका इंटीग्रल तो हमको आता ही है, कहीं पे अगर dx लिखा हुआ है, dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, फिर उसके ऊपर लिमिट लगा दी। फाइनल वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, l, अब L। उसके इनिशियल वाले पॉइंट पे 0। वैसे ही y के लिए भी फाइनल पॉइंट पे कितना वैल्यू है, h, और इनिशियल पॉइंट पे 0, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके सर, समझे। ठीक है, ओके। यस सर। अब मुझे बताओ कि इस डायग्राम, इस क्वेश्चन के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, इस वाले पहाड़ का, तो क्या वर्क डन की वैल्यू हमेशा इतनी आएगी? हाँ सर। बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना। तो वर्क डन जो होता है एक पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा ही हो। कुछ कुछ ऐसे केस आ सकते हैं जिसके अंदर आंसर हमारा इंडिपेंडेंट आ जाता है। ओके, तो हमने काफी एग्जांपल किए, देखो कौन किसी किसी के अंदर आया, किसी किसी के अंदर नहीं आया, नहीं आया, ये वो हजार चीजें हैं। तो इन सबको कंबाइन करके फिर हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन? नहीं पता सर। When work done is independent of path, depends only on final and initial position। जब तुम्हारा वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि फाइनल पोजीशन कौन सा है और इनिशियल पोजीशन कौन सा है, तो ऐसे फोर्सेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और ये बोल सकते हो कि इन ए कंप्लीट साइकिल वर्क डन इज 0। सपोज हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हमारा वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। तो ये उसका एक और फॉर्म है, एक फॉर्म उसकी ये है। तो जैसे अगर ग्रेविटी की बात करूं, ग्रेविटी सपोज ये है, यहां से और एक लाइन ये है, मैं इस पार्टिकल को यहां से यहां लेके जाऊं, यहां से यहां लेके जाऊं, यहां से यहां लेके जाऊं, तो ये मेरे पास पाथ है 3।
तो तीनों पाथ के अंदर क्या वर्क डन सेम आएगा? वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी तो क्या रहेगा? W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। वो सिर्फ इस पे करता है डिपेंड कि तुम्हारी फाइनल हाइट कितनी है, राइट? यस सर। ठीक है ना? तो हम बोलते हैं कि ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सर स्क्रॉल अप करो ना। हाँ, ठीक है। और देखो, सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं पहले यहां गया, ठीक है, और फिर मैं वापस यहाँ पे आ गया, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया ग्रेविटी का? जब मैं ऊपर गया तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नीचे जाऊंगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और उनकी वैल्यू के जो O A ये है, तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन इन ए साइकिल 0। भाई उतना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो वर्क डन इन ए साइकिल कितना हो गया? 0। तो ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे भी अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x। तो बताओ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पहली बात तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो -12 k x। और अगर जब मैं वापस इसको यहाँ से यहाँ पे ले आऊंगा तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो एक कंप्लीट कहते हैं साइकिल में कितना हो गया? 0। तो इसलिए बोलते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। ठीक है, तो हमारे काम के जो कंजर्वेटिव फोर्स है, देखो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ स्प्रिंग और ग्रेविटी की बात करेंगे बस, क्योंकि हमारे काम में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे काम में और यही दोनों आते हैं। तो और फिर एक और चीज आती है जो हम बोलते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? सिस्टम में इसका चेंज फॉर्मूला क्या बताया था? जो वर्क डन कर। नहीं, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का मतलब होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। ये बताया था ना कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम को क्रिएट करने में या उस सिस्टम को चेंज करने में कितना वर्क डन करता है, उतना ही वर्क डन उस सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तुम जाके स्प्रिंग के ऊपर बैठ गए तो तुमने स्प्रिंग पे वर्क किया, तो स्प्रिंग के अंदर वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई है। ठीक है, हाँ सही है। ओके, अब मुझे इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क कर रहा है उसका ऑपोजिट। जैसे ये बताओ, एक ब्लॉक यहां था, इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले गए, ये हाइट है h, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल कितना आया था भाई? mg into h। mgh। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आएगा, तो वो कितना आएगा? माइनस है। तो अगर मैं ये कर दूं कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा ना। हाँ सर। और वही क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो इसका एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आता है उसका ऑपोजिट कर दो, तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बन जाएगा। क्योंकि हमारा वर्क डन, देखो तुमने जब भी देखा होगा हम सब चीजों को स्लोली लेके आते हैं, स्लोली लेके आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फोर्स और जो हमारे रिवर्स में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल फोर्स हैं। तो इक्वल फोर्स है तो एक का जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, तो अब दूसरे की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमारा वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक ही बात है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लो, जिसमें अगली क्लास होगी उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी फोर्स का फॉर्मूला देख के तुम कैसे बता पाओगे कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो पहले मुझे ये बताओ, जो हमने क्वेश्चन किया था कहाँ गया, ये वाला, ये जो फोर्स है ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो अलग अलग आ रहा है ना। मुझे एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट पे जाना है, मैंने 3 पाथ ना चूज किए, तीनों ही पाथ पे मेरा वर्क डन अलग अलग आ रहा है, मतलब कि वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बस उसने इतना ही दे दिया बॉक्स बना के ये वाला, कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला बताऊंगा कल, जब भी अपनी अगली क्लास होगी, उस फॉर्मूले के अंदर अगर तुम फोर्स को डालोगे तो तुमको अपने आप पता लग जाएगा कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। ठीक है, अभी के लिए होमवर्क। शिवेन है क्या? शिवेन, अरे कहाँ गया सर इस बैच में क्या? हाँ इस बैच में है। मेडिकल में है ना? वो इंटीग्रेटेड बैच वाला है। अच्छा इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ठीक, अच्छा इंटीग्रेटेड में, ठीक है ठीक है ठीक। ओके, तो देखो वर्क पावर होमवर्क, तो पहले बताओ कि एससीबी तुम्हारा कितना हो गया है? सर 20-25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और तुम अगर एससीबी के अंदर देखो वर्क पावर चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 80 के आसपास हैं शायद, है ना? 64 है सर। सर 64 है। ऑब्जेक्टिव 64, वगैरह मिला तो के मुझे 20 मोर क्वेश्चन मुझे चाहिए, और उस पर डालना होमवर्क वाले अपने ग्रुप पे, देखूंगा मैं। ठीक है, तो जो अपने ये है ना वर्क डन बुकलेट वाले क्वेश्चन ही करना, पोटेंशियल जो एनर्जी वाले क्वेश्चन है वो एक बार छोड़ देना। वर्क डन के लिए सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो, सॉल्व एग्जांपल, ये वो फलाना का जो मिले, जहां से मिले सब कुछ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर। सर वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम और नॉट? वो एक क्वेश्चन है एक्चुअली। वो हमेशा वैलिड है, हर जगह वैलिड है। तुम लिए लिखोगे कि जिस रेफरेंस फ्रेम में, ओके पहले बताओ कि जो वर्क जो होता है वो कहते हैं रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता सर है। करता है। फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक पोजीशन पे, एनर्जी पोजीशन पे, हाँ मोशन पे, मोशन पे। काइनेटिक नहीं नहीं नहीं, काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? करती है। करती है भाई, क्योंकि उसके अंदर वो आ गया ना, वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी इज द रिलेटिव क्वांटिटी। भाई हमको लग रहा है कि हमारे सामने जो जो बिल्डिंग है वो स्टेशनरी है, लेकिन तुम मून पे जाके देखोगे तो वो मूव कर रही है। तो सर जिस रेफरेंस फ्रेम में तुम कहते हैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, उसी रेफरेंस फ्रेम के अंदर क्या लिखोगे, वर्क डन। तो जो हमने इक्वेशन लिखा था ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पे स्पेसिफाई कर दो कि इन दैट रेफरेंस फ्रेम, उसी रेफरेंस फ्रेम। सर हाँ
तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि मतलब अभी आपने कहा कि वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, हाँ, वो तो तो होती है। हाँ होती है, तो हम्म, ऐसा कह सकते हैं क्या कि जिसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो वो कंजर्वेटिव? नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया कंजर्वेटिव का मतलब, कहाँ से आ गया कंजर्वेटिव तो एकदम मतलब कि नहीं सॉरी रिलेशन मेरा नहीं है ना, नहीं तुम मेरा वही। मेरे कहने का मतलब था कि रेफरेंस पॉइंट पे हाँ, ये यस होता है। यस 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 यस, जहां भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाए, जहां भी तुम्हारा वेलोसिटी आ जाए, जहां भी तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाए, वेक्टर क्वांटिटी है ना ये सारी, सब चीजें हाँ रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। और पोटेंशियल एनर्जी भी, वो तो हमने पूरा डिफाइन ही किया है कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, बट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता नहीं है। करता। ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू करती है, क्योंकि जीरो हम डिफाइन करते हैं कि जीरो यहां है, ठीक है ना। तो अगर हमारा ग्राउंड पे जीरो है तो एच हाइट पे mgh है, लेकिन अगर ग्राउंड पे 100 है तो एच हाइट पे 100 प्लस mgh है। तो उनका जो डिफरेंस जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, बट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रही है। ओके, हाँ यस सर। सर, थैंक यू सर। चलो।